इस कहानी की शुरुआत होती है मोरक्को के एक सूखी और बंजर रेगिस्तान से। यहाँ पर हमें अब्दुल्ला नाम के एक चरवाहे को दिखाया जाता है। वो अपने 5 लोगों की फैमिली का पेट पालने के लिए भेड़ बकरियां चराता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो परेशान है। दरअसल पहाड़ों में रहने वाले भेड़िए उसकी बकरियों को खा जाते हैं, जिससे उसका काफी नुकसान हो रहा है। अपनी बकरियों को बचाने के लिए वो अपने पड़ोसी और दोस्त हसन से मिलने जाता है। हसन के पास एक पुरानी विंचेस्टर राइफल है। अब्दुल्ला वो राइफल खरीदने का सौदा करता है। 500 दिरहम और एक बकरी के बदले में ये डील पक्की होती है। हसन उसे वो राइफल दे देता है और अब्दुल्ला के दोनों बेटों को बेसिक्स सिखाता है। वो बताता है कि ये राइफल 3 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती है। अब दोनों में से कौन चलाता है, इस पर ये खेल शुरू होता है। ये दोनों बारी बारी से इधर उधर निशाना लगाते हैं, लेकिन एक भी निशाना ना लगने पर उन्हें लगता है कि ये शायद बेकार है। तभी दूर से एक बस आती हुई दिखती है और वो उस पर निशाना लगाने लगते हैं। बार बार चलने पर ये बस रुक जाती है और ये दोनों डर के यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद हमें अमेरिका के शहर में एमिलिया को दिखाया जाता है, जो कि एक केयरटेकर है। वो फोन उठाती है और दूसरी तरफ से इस घर का मालिक रिचर्ड बात करता है। वो कहता है कि सूजन को चोट लगी है और वो ऑपरेशन थिएटर में है, इसीलिए एमिलिया को कुछ दिन और ठहर के इन बच्चों का ध्यान रखना होगा। एमिलिया तो इस बात के लिए राजी होती है, पर कल ही उसके बेटे की शादी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जैसा कि उसने कहा था कि मैं 2 दिन में वापस आऊंगा और फिर तुम छुट्टी पर जा सकती हो। वो अपने मालिक को किसी भी तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मालिक पहले से बहुत टेंशन में था, इसीलिए वो उसे साफ साफ मना कर देता है। अब एमिलिया के पास और कोई भी रास्ता नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। किसी और की शादी होती तो शायद वो रुक जाती, पर ये उसके अपने बेटे की शादी है, इसलिए वो उस मोमेंट को किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहती। जन्म के बाद से ही एमिलिया ने इन बच्चों की देखभाल की है और इनका इस शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं होता। जिसके बाद एमिलिया तय करती है कि वो दोनों बच्चों को अपने बेटे की शादी में ले जाएगी और उसी रात वापस भी आ जाएगी। सुबह उसका भतीजा सैंटियागो से लेने आता है। दरअसल एमिलिया मेक्सिको में रहती है, जिसके लिए उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ता है। जाते वक्त उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। ये लोग टाइम पर पहुंच जाते हैं और सारे सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सैंटियागो ने वापस छोड़ने के लिए जाता है। सैंटियागो नशे की हालत में होता है। वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा होता है। अब जैसे ये गाड़ी बॉर्डर पर रुकती है, पुलिस समझ जाती है कि ये नशे में है और उनके साथ 2 अमेरिकन बच्चे भी हैं। वो एमिलिया से सारे पासपोर्ट्स और ID प्रूफ्स मांगता है, लेकिन उसके पास माइक और डेबी के पेरेंट्स का परमिशन लेटर नहीं होता, इसीलिए उसे बॉर्डर पुलिस बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देती। काफी देर से ये चलता हुआ देखकर सैंटियागो और पुलिस वालों में थोड़ी बहस हो जाती है और वो बैरिकेड्स तोड़कर गाड़ी को भगाता है। गाड़ी में बैठे बच्चे और एमिलिया दोनों डर जाते हैं। पुलिस इनका पीछा करने लगती है। काफी दूर निकलने के बाद जब सैंटियागो देखता है कि पुलिस अब भी उसके पीछे पड़ी है, तो वो एमिलिया और उन बच्चों को रेगिस्तान में उतार कर कहता है कि मैं पुलिस को चकमा देकर वापस आ रहा हूँ और तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करना। एमिलिया उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब ये लोग उसके लौटने का इंतजार करते रहते हैं। अब इसके बाद हमें मोरक्को का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिचर्ड और सूजन मोरक्को घूमने के लिए आए होते हैं। इन लोगों का तीसरा बच्चा पैदा होते ही गुजर गया था और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में स्ट्रेस था। वो पहाड़ी इलाके के बीच से एक बस में सफर कर रहे होते हैं, तभी अचानक से आकर सूजन के कांधे पर लगती है। पहले तो किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, लेकिन फिर सूजन की आवाज से पता चल जाता है कि उसे लगी है। ये देखकर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। सूजन इसे जख्मी हो जाती है। ये यूसुफ और अहमद ने चलाई थी, वही अब्दुल्ला चरवाहे के बेटे, जिनको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब सूजन को जल्दी से एक पास के गांव में लेके जाते हैं। ये इलाका बहुत बंजर होता है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता। इन्हें यहाँ पे किसी टैजरिन नाम के गाँव का पता चलता है, जो कि सड़क से 1.5 माइल के अंदर की तरफ होता है। रिचर्ड सूजन की बहन को कॉल करता है और कहता है कि अमेरिकन एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दो कि एक टूरिस्ट को लगी है और जल्दी से एम्बुलेंस को भेज दे, लेकिन अभी मदद आने में बहुत वक्त लगेगा। इस बस में ज्यादातर लोग ओल्ड एज के होते हैं, जो इस रेगिस्तान की झुलसाती गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। गाड़ी में पेट्रोल की कमी की वजह से एसी भी बंद होता है। इसी दौरान कई घंटे बीत जाते हैं। अभी और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, साथ ही यहाँ पे रात होने वाली होती है। ये बस और ज्यादा यहाँ पे नहीं रुकने वाली थी और ये लोग इनको यहीं पर छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चीकू होता है एक 18 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट होती है। चीकू एक स्पेशल बच्ची होती है। वो सुन और बोल नहीं सकती और वो अपने ही तरह के बच्चों के स्कूल जाती है। कुछ महीने पहले उसकी माँ ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी और तब से बाप बेटी में दूरियां आ गई हैं। वो बाहर से जितनी भी खुश दिखने की कोशिश करे, लेकिन वो अंदर से उतनी ही अकेली होती है। उसके फादर बिजनेस के सिलसिले में महीनों भर बाहर रहते हैं। दिन खत्म होने के बाद वो घर लौटते हैं, जहाँ पर चीकू अकेली रहती है।
है। मतलब एक खामोश घर में एक खामोश लड़की। एक दिन नीचे रिसेप्शन पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उसके फादर से मिलना चाहते हैं। उसकी मदर के मरने के बाद से पुलिस उसे बार बार परेशान करती रहती है। वो इशारों में कहती है कि हमारे बीच कई दिनों से बात नहीं हुई और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। पुलिस उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। अब वो अपने कमरे में टीवी देख रही होती है। तभी टीवी पर मोरक्को में किसी टेररिस्ट की तस्वीर दिखाई जाती है, जिसके बाद कहानी वापस मोरक्को से शुरू होती है। ये दोनों लड़के यूसुफ और अहमद उस दिन के बाद से बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने दूर किसी पत्थर की गुफा में उसको छुपा दिया है। रात में जब अब्दुल्ला घर आता है तो वो बताता है कि यहाँ किसी अमेरिकन टूरिस्ट को गोली लगी है। दोनों भाई बाप से नजरें चुरा कर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसके बाद मोरक्को में इस इलाके की पुलिस हरकत में आ जाती है और इस बात को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है और उनका कहना है कि अभी भी मोरक्को में टूरिस्ट मौजूद हैं, पर मोरक्को गवर्नमेंट इस बात को रिजेक्ट कर रही है। इंस्पेक्टर एल्फ्रेड इस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं। पूरे इलाके का चेकअप करने के बाद वो बताता है कि 270 विंचेस्टर M70 राइफल के कई शेल इस पहाड़ी के अलग हिस्सों में पाए गए हैं जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। साथ ही उसे यहाँ पे भेड़ बकरियां होने का प्रूफ भी मिल जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ के चरवाहों को इस हादसे के बारे में जरूर कुछ पता होगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो हसन इब्राहिम के घर पर पहुंच जाता है और उसे गोली चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। हसन रोते हुए कहता है कि मैंने गोली नहीं चलाई और वो मुझे किसी जापानीज टूरिस्ट ने गिफ्ट के तौर पर दी थी जो मैंने कल ही अब्दुल्ला को बेच दी थी। अब एल्फ्रेड अब्दुल्ला के घर की तरफ निकलता है। यहाँ पे अब्दुल्ला अपने दोनों बेटों को बकरी की खाल बेचने के लिए बाजार बेच रहा होता है और बीच रास्ते में ये लोग एक पुलिस की गाड़ी को आते हुए देख लेते हैं। ये दोनों बहुत डर जाते हैं। तब एल्फ्रेड इन दोनों से इन्हीं के घर का पता पूछने लगता है। तब ये लोग इसे गलत रास्ता बता देते हैं। पुलिस वाले गाड़ी मोड़कर उस तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद यूसुफ और अहमद दौड़ते हुए घर आते हैं और अपने फादर को सारी हकीकत बता देते हैं। साथ ही वो छुपाने की जगह भी बता देते हैं। इनका फादर इन दोनों को बहुत डांटता है और कहता है कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे और अब हम कहाँ जाएंगे। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच रही होगी और घबराहट में ये लोग यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें भागते हुए देख लेती है। ये सब पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं और उनके पास देखकर पुलिस उन पर गोली चलाती है जो कि यूसुफ के पैर पर लगती है। ये देखकर अहमद उल्टा पुलिस को जवाब देता है, जिससे एक सिपाही जख्मी हो जाता है और उसके बाद दोनों तरफ से चलने लगती हैं। अब्दुल्ला अपने बेटे को मरते देखकर जोर से रोने लगता है और ये देखकर अहमद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि इसमें मेरे फादर और मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, इस हादसे का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे भाई को बचा लो। एल्फ्रेड उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कोई नहीं है बल्कि एक मामूली सा लड़का है जो कि एक चरवाहा है। यहाँ से हमें वापस जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीकू कमरे में अकेली होती है। वो नीचे रिसेप्शन पर जाकर उसी पुलिस वाले को नंबर देते हुए कुछ इशारा देती है कि उसे अपनी माँ के बारे में पुलिस को कुछ बताना है। वो पुलिस ऑफिसर घर आता है और चीकू बताना शुरू करती है। वो कहती है कि उस दिन मेरी माँ ने इस बालकनी से कूदकर अपना खात्मा कर दिया था और ये मैंने खुद देखा था, इसमें मेरे फादर की कोई गलती नहीं है। तब वो अंदर सो रहे थे, मेरे फादर बिल्कुल बेकसूर हैं। अब इसके बाद चीकू अंदर चाय लेने के लिए जाती है और जब वो बाहर आती है तो वो कुछ अलग कपड़ों में बाहर आती है। ऑफिसर ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और उसे खुद से दूर करने लगता है, लेकिन चीकू को रोते हुए देखकर वो समझ जाता है कि वो बेहद अकेली है, जिसकी वजह से उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वो दिखा रही है कि उसे किसी का साथ चाहिए, लेकिन उसके साथ कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। वो ऑफिसर अपना कोट उसकी बॉडी पर ढक देता है और कुछ देर उसके साथ बैठ जाता है और उसे हिम्मत देने लगता है। अब दूसरी तरफ मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर पूरी रात इंतजार करने के बाद एमिलिया बच्चों को लेकर इधर उधर भटकते हुए एक जगह बैठ जाती है और बिना पानी के प्यासे हैं। प्यास की वजह से डेबी बेहोश हो जाती है। फिर एमेलिया मार्क को समझाती है कि मैं मदद लेकर आती हूँ, अपनी बहन के पास ही रहना और उसे अकेला छोड़कर कहीं ना जाना। ये सुनकर 5 साल का मार्क रोने लगता है। रेगिस्तान की तपती धूप में एमेलिया चलते चलते मेन सड़क तक पहुँच जाती है, जहाँ पे उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखती है और ऑफिसर उसे देखते ही फौरन गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उस पर बच्चों को करने का इल्जाम लगा हुआ है। एमिलिया उसे बच्चों के बारे में बताती है और फौरन से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम आकर उन बच्चों को वहां से निकालती है। अब इसके बाद हमें रिचर्ड और सूजन के बीच एक डरावनी रात के बाद सुबह एक उम्मीद की रोशनी दिखती है। वहां पे अमेरिकन रेस्क्यू की तरफ से एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है। हॉस्पिटल में जल्दी से उसका ऑपरेशन किया जाता है और यहीं पे रिचर्ड ने एमिलिया को फोन करके कुछ दिन और बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहा था और तब एमिलिया बच्चों को साथ लेकर अपने बेटे की शादी में गई थी। दूसरी तरफ जब जापानीज डिटेक्टिव लिफ्ट से नीचे उतरता है तब उसे चीकू के फादर मिल जाते हैं। दरअसल ये डिटेक्टिव उसी राइफल के बारे में पूछने के लिए आया था जिसे मोरक्को में किसी अमेरिकन टूरिस्ट पर
चलाई गई थी। चीकू के फादर बताते हैं कि असल में वो मेरी ही शिकार करने वाली थी, जो मैंने वहां से लौटते वक्त गिफ्ट के तौर पर हसन इब्राहिम को दे दी थी, क्योंकि हसन एक अच्छा आदमी है और गाइड के तौर पर उसने वहां पर मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो डिटेक्टिव से पूछता है कि कहीं हसन पे कोई चार्जेस तो नहीं लगे हैं। डिटेक्टिव उसे इंक्वायरी के लिए कल पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बॉर्डर फोर्स के सवाल जवाब में मालूम चलता है कि एमिलिया एक मैक्सिकन है जो इलीगल तरीके से पिछले कई सालों से अमेरिका में रह रही है। ऊपर से उस पे अमेरिकन बच्चों के केस लगा है। एमिलिया उनको समझाने की कोशिश करती है कि वो उन 2 बच्चों की परवरिश कर रही है, लेकिन अब उसे इस जुर्म में जेल होगी और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि मिस्टर रिचर्ड एमिलिया के ऊपर लगे सारे चार्जेस हटा देता है। अब क्योंकि वो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रही थी, तब उसे वापस मैक्सिको डिपोर्ट किया जाएगा। ये सुनकर एमिलिया को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने जन्म से उन बच्चों की देखभाल की थी, साथ ही वो उस सैलरी से अपनी फैमिली की परवरिश भी कर रही थी। रिचर्ड उसे सही सलामत वापस जाने देता है और इस बात के लिए एमिलिया उसकी बहुत शुक्रगुजार होती है। साथ ही अब सूजन भी खतरे से बाहर है, ये जानकर उसे सुकून मिलता है। सुबह उसका बेटा आकर उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ लिफ्ट में चढ़ने से पहले डिटेक्टिव चीकू के फादर से कहता है कि आपकी वाइफ के मरने के बारे में आपकी बेटी से पता चला और उसे बहुत दुख है। जिस बात पर चीकू के फादर कहते हैं कि मेरी वाइफ बालकनी से नहीं मरी थी, बल्कि उसकी मौत खुद को मारने से हुई है, क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार थी। अब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और चीकू के फादर भी सोच में पड़ जाते हैं। जब वो घर में जाता है तो देखता है कि चीकू बालकनी में खड़ी है, यानी कि चीकू ने अपनी माँ की कहानी डिटेक्टिव को नहीं सुनाई थी, बल्कि ये बताया कि कैसे वो अपना खात्मा करेगी। लेकिन अगर चीकू के फादर आज नहीं आते तो अपनी वाइफ की तरह वो अपनी बेटी को भी खो देते। चीकू की मां के जाने के बाद ये दोनों आज पहली बार एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं और दूर मोरक्को में अहमद अपने भाई यूसुफ को याद कर रहा होता है। ये कहानी हम पर एक गहरा इम्पैक्ट डालती है कि हम में से हर एक जाने अनजाने में किसी तरह से मीलों दूर किसी और जगह और किसी और टाइम पर एक दूसरे की जिंदगी पर असर डालते हैं, जो कि हमारी सोच से भी परे है। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।